राम भक्ति के काव्य में आपको मुसलमान कवि नजर नहीं आते, पर कृष्ण भक्ति के काव्य में मुसलमान कवि भी नजर आते हैं। आप राजस्थान से हैं, ये बताइए रूप कंवर कौन थी? हिंदी साहित्य में अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव आपको कहाँ कहाँ दिखता है? मान लीजिए कल को आप प्रशासन में आते हैं और आपके सरकार के साथ किसी प्रकार के मतभेद हो जाते हैं, कैसे डील करेंगे? आप हिंदी के भी विद्यार्थी हैं, आपको लगता है कि ये हिंदी नामकरण भारतीय कानूनों का तार्किक है या कोई भाषाई विवाद को आगे जन्म देगा? May I come in, sir? Yes, please come. Please have the seat. You are Mr. Mohan Mangawa, Yes, sir. right? Where are you from? सर मैं राजस्थान के सीकर जिले से। Okay. Yes. So Mohan, what's your medium for interview, English or Hindi? सर हिंदी। And what was the medium for the mains? हिंदी सर। Hindi. So Mohan, before we start, would you like to introduce yourself? Yes. जी बताइए। सर मेरा नाम मोहन मंगावा है। ठीक है। मैं राजस्थान के सीकर जिले से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वहीं के प्राथमिक विद्यालय से ग्रहण की। और मेरे पिताजी क्योंकि राजस्थान पुलिस में थे और उनकी जयपुर पोस्टिंग थी, तो मैंने आगे की शिक्षा जो थी वो जयपुर से ग्रहण की है। उसके बाद सर मेरा झुकाव थोड़ा एनसीसी की तरफ रहा और मैंने स्कूल में एनसीसी करने के बाद इंडियन नेवी को ज्वाइन किया और कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मुझे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेना पड़ा। नेवी में क्या पोस्ट मिली थी आपको? सर मैं ईएपी अप्रेंटिस। 10th के बाद चले गए थे? हाँ सर, 12th के बाद होती 12th है। के बाद? Yes, sir। ठीक है। और उसके बाद सर मैंने ग्रेजुएशन की और ये मेरा टेक्निकली सेकंड अटेम्प्ट है सर। टेक्निकली सेकंड का मतलब क्या होता है? सर मैंने लास्ट टाइम मैं एग्ज़ाम दिया था, मेरा प्रीलिम्स हो गया था, बट मेरा कॉलेज कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मुझे मेंस का देने का अवसर नहीं मिला था। ओके। Yes। तो टेक्निकली मतलब दूसरा ही तो अटेम्प्ट जी है, सर, जी लेकिन सर। वैसे रियलिस्टिकली पहला अटेम्प्ट है। यस। आप ये कहना चाह रहे थे? जी सर। तो मोहन, आप स्ट्रेस में तो नहीं है, कंफर्टेबल हैं? जी सर। जी सर। मोहन, आपने हिंदी साहित्य लिया जी सर। और कोई ऐसी बैकग्राउंड आपकी नज़र नहीं आ रही है, तो हिंदी साहित्य निश्चित तौर पे आपको अच्छा लगता होगा, इसलिए लिया होगा, है ना? मुझे ये बताएं कि मोहन पर यानी कि कृष्ण पर केंद्रित हिंदी साहित्य में एक बहुत रोचक फिनोमिना है। राम भक्ति के काव्य में आपको मुसलमान कवि नज़र नहीं आते, पर कृष्ण भक्ति के काव्य में मुसलमान कवि भी नज़र आते हैं। जी सर। सबसे पहले ऐसे 4-5 कवियों का नाम बताइए और फिर बताइए कि ऐसा क्यों हुआ कि कृष्ण भक्ति काव्य में मुस्लिम कवि भी शामिल हुए और राम भक्ति काव्य में सामान्यतः ऐसा ट्रेंड नज़र नहीं आता। सर पहले तो कवि मैं रसखान को याद कर पा रहा ठीक है। हूँ जो है, और सर अभी एक ही नाम है अभी जो दूसरे इसका- कवि के नाम रहीम आप ले सकते हैं। रहीम, हाँ सर। जी सर। उनको भी आप जानते ही जी होंगे। सर। मलिक मोहम्मद जायसी को भी ले सकते हैं, जी सर। उन्होंने भी कृष्ण पर खूब लिखा है। ओके सर, थैंक यू। चलिए, आप 3 को ये भी ध्यान रख के बताइए कि ऐसा क्यों है कि कृष्ण भक्ति काव्य में एक ऐसे मजहब के लोग जो उनको नहीं मानते हैं वो भी शामिल हो गए, पर राम भक्ति काव्य में ऐसे उदाहरण हमें नहीं दिखते हैं। सर जो कृष्ण भक्ति है उसमें मुख्यतः ब्रज क्षेत्र आता है, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा जो क्षेत्र है वो सांस्कृतिक रूप से काफ़ी समृद्ध रहा है और इस रीजन में जो मुस्लिम और हिंदू एकता है वो भी काफ़ी एक प्रिवलेंट रही है। और सर जो कृष्ण भक्ति के रूप में जो रहीम जी ने या रसखान जी ने लिखा है, वो उनके प्रति प्रेम का ज़्यादा भाव मुझे नज़र आता है। जैसे रसखान जी भी लिखते हैं कि मानुस भयो तो रसखान, अगर मैं उनके जन्म लूँ तो वहीं लूँ। तो मुझे लगता है उनका प्रेम के साथ या कृष्ण के जो वात्सल्य या श्रृंगार पे उन्होंने लिखा है, उससे ज़्यादा एक प्रेम का मैं मान सकता हूँ। क्या सूरदास जी की ऐसी कोई पंक्ति सुना सकते हैं जिसमें मोहन शब्द का प्रयोग हुआ हो कृष्ण के लिए? सॉरी सर, अभी मुझे याद नहीं आ रही है। सूरदास जी को दुनिया का सबसे अच्छा कवि किन संदर्भों में माना जाता है? सर एक तो उनकी जो वाग विदग्धता है वो ठीक है। काफ़ी है कि उनकी जो गोपियाँ हैं वो काफ़ी सशक्त नज़र आती हैं। इसके साथ ही जो उनकी काव्य शास्त्रीय श्रेष्ठता है वो भी अच्छी मुझे लगता है कि उनके रूप में भी उनको माना जा सकता है। और एक जो ब्रज भाषा को उन्होंने एक नए स्तर तक पहुंचाया है, वो भी मैं मान सकता हूँ कि एक अच्छे कवि ऐसा की क्यों है निशानी कि ब्रज भाषा के नाम में भाषा है तब भी वो बोली है, और खड़ी बोली के नाम में बोली है पर वो भाषा बन गई? ऐसा कैसे हुआ? सर खड़ी बोली जो है वो मतलब दोनों की लिपि तो देवनागरी है, लेकिन खड़ी जो बोली है वो आधुनिक काल में ज़्यादा आके प्रेवलेंट रही। क्यों रही?
सर इसके कई कारण हैं, जिसमें जैसे एक तो प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ, और जब अंग्रेज़ों का आगमन हुआ तो उसमें मुख्यतः जो फोर्ट विलियम कॉलेज है उसके जो जॉन गिलक्रिस्ट हैं उनके द्वारा भी काफ़ी प्रयास किए गए, और उसके साथ ही जो भारतीय जो लेखक रहे, चाहे फिर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हो, लक्ष्मण सिंह जी हो, या फिर भारतेंदु हो, उन्होंने काफ़ी प्रारंभिक प्रयास किए खड़ी बोली को प्रसिद्ध करने में। ठीक जी थैंक यू सर। मोहन जी, अभी भारतीय कानूनों में कुछ बदलाव आए हैं और उन बदलावों के अंतर्गत आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, इनको क्या नया नाम दिया गया है? सर आईपीसी को भारतीय नागरिक संहिता बोला गया है, भारतीय न्याय संहिता, सॉरी सर। और जो सीआरपीसी है उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और जो एविडेंस एक्ट है उसको भारतीय साक्ष्य संहिता कहा गया है। अब एक बात बताइए, ये कानून है जी सर। और अब इन कानूनों को इन्हीं हिंदी नामों से सभी को, जी सर। उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, अंग्रेजी वाले लोगों, सबको इन्हीं नामों से जानना होगा। जी सर। तो आप हिंदी के भी विद्यार्थी हैं, आपको लगता है कि ये हिंदी नामकरण भारतीय कानूनों का तार्किक है या कोई भाषाई विवाद को आगे जन्म देगा? सर इसमें प्रारंभिक रूप से जैसा मद्रास हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने भी थोड़ा इस पर कंसर्न जताया है, बट सर मुझे अगर ब्रॉडर लेवल पे देखूँ तो ऐसा कुछ इसमें ऐसा नहीं आता कि हिंदी को थोपा गया है। हिंदी अगर बात की जाए तो लगभग 74% जो भारतीय जनता है उसकी प्रथम या सेकंड लैंग्वेज के रूप में मानी जा सकती है, और अगर 2 या 3 वर्ड्स आपको हिंदी के बोल रहे हैं तो इसमें कोई मुझे ऐसा ऐतराज़ नज़र नहीं आता इसमें कि उनको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए उससे। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में यदि अधिकांश तकनीकी शिक्षा अंग्रेजी में दी जा रही है, तो आपको नहीं लगता कि वहाँ पर भी हमें कुछ बदलाव करना चाहिए? क्योंकि जो रूरल बैकग्राउंड से, गांव जो आते हैं लोग, उनको अंग्रेजी भाषा के कारण तकनीकी शिक्षा बहुत अच्छे से पाने में समस्या होती है। सर किए जाने चाहिए बिल्कुल, और हिंदी का जो समस्या यही रहेगी कि हमारे पास तकनीकी भाषा जो शब्दावली है वो काफ़ी अभी तक इतनी मैच्योर भी नहीं हो पाई और हम तो इसको प्राप्त भी नहीं कर पाए हैं। तो गवर्नमेंट इसके लिए प्रयास भी कर रही है, जैसे एमपी गवर्नमेंट ने जो एमबीबीएस की जो शिक्षा है उसको हिंदी में लाने का प्रयास किया है, और इसमें ये किया जा सकता है सर कि जो इंग्लिश जो है शब्दावली है उनका हम प्रयोग करें, ताकि हम हिंदी माध्यम और जो इंग्लिश के कुछ प्रसिद्ध वर्ड हैं जो हिंदी में नहीं हो पाए अभी, उनको ऐड करके इन कोर्सेज़ को कर पाएँ, इनमें शुरू करें। तो आप जब बीए कर रहे थे तो आपने अंग्रेजी लिटरेचर क्यों लिया फिर? सर मैं थोड़ा स्टार्टिंग में जब मैंने किया था तो मैं थोड़ा अंग्रेजी भाषा में कमज़ोर था, और मैं थोड़ा इस पर एक कमांड बनाना चाहता था, और मैंने पढ़ा भी सर इसको, और अच्छी तरह से मुझे पढ़ना भी आता है और मैं थोड़ा बोल भी पाता हूँ। लेकिन जब मैं हिंदी लिटरेचर या ऑप्शनल के तौर पे मैं हिंदी को देखूँ तो मुझे लगा कि इसके साथ मैं अंग्रेजी के साथ मैं इतना न्याय नहीं कर पाऊँगा, तो फिर मैंने हिंदी को चुना है सर। हाल के दिनों में सीए पर फिर से चर्चा थोड़ी गंभीर हुई है। जी सर। और ये कहा जा रहा है कि सीए को हम प्रभावी रूप से अब इम्प्लीमेंट करेंगे। वैसे तो वो इम्प्लीमेंट हो रहा है जी सर। और एनआरसी की भी बात हो रही है। क्या आप इन दोनों में कोई संबंध देखते हैं या दोनों अलग अलग चीज़ें, इन्हें जोड़ना ज़बरदस्ती कंट्रोवर्सी क्रिएट करने जैसा है? सर मैं तो इनको दोनों को जोड़ के देख सकता हूँ कि जो सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट है उसमें ये कहा गया है कि जो आसपास के जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनमें जो माइनॉरिटीज़ के साथ जो दुर्व्यवहार हुए हैं या उनके साथ जो भी ऐसी उत्पीड़न हुआ है, तो वो उनको नागरिकता हम आसानी से दे सकते हैं। और जो एनआरसी और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है उसमें ये है कि जो पॉपुलेशन हमारी यहाँ निवास कर रही है उनके बारे में हम रजिस्ट्रेशन या उनके बारे में जानकारी जुटाएं। ये तो अंतर हुआ, इनमें जुड़ाव कहाँ है? सर जो आ रहे हैं सिटीजन्स या बाहर से जो हमारे पड़ोसी देशों से आ रहे हैं उनका भी हम डेटा एनआरसी के तहत रख सकते हैं, तो मैं इस तरफ में देख पा रहा हूँ इसमें। एक एग्जाम्पल सोचिए जी सर कि एनआरसी से कुछ लोग बाहर हुए, जी सर, कुछ हिंदू थे, कुछ मुस्लिम थे, जो नॉन मुस्लिम थे वो सीए से वापस आ गए। ओके, सीए से क्योंकि वो आ सकते हैं, नॉन मुस्लिम्स जो हैं उनको वापस ले सकते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से। लेकिन जो मुस्लिम बाहर हुए, ऐसा एक कहा जा रहा है, क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई स्थिति भी हो सकती है? आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ? सर ऐसी संभावनाएं हैं, लेकिन अगर हम एक प्योर वेरिफिकेशन के साथ और ऐसा करें कि कागज़ों के साथ अगर ऐसी प्रक्रिया पूर्ण तरफ से हो तो मुझे लगता है कि ऐसी जो समस्या है उनसे बचा जा सकता है। थैंक यू। थैंक यू। मोहन जी, आपने नेवी में काम किया है, यस मैम।
नेवी में जो शिप्स होते हैं या उनके नाम बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, जैसे INS विक्रांत, राजपूत, सुकन्या, तो ये कौन नाम रखता है इनके? मैम ये तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का मैं मानता हूँ कि अभी मैं श्योर नहीं हूँ, बट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रखती होगी मैम इसको। ठीक है, ये बताइए कि आपने इंग्लिश लिटरेचर और हिंदी साहित्य दोनों का अध्ययन किया है। यस मैम। हिंदी साहित्य में अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव आपको कहाँ कहाँ दिखता है? मैम मैं जो एक तो जो छायावाद है या स्वतंत्रवाद है, उसमें जो विलियम वर्ड्सवर्थ है उनका जो उनसे प्रभावित मानता हूँ छायावाद या स्वतंत्रवाद को। उन्होंने भी, क्योंकि जो रोमांटिसिज्म शुरू किया था उसी को स्वतंत्रवाद या छायावाद ने आगे बढ़ाया है। और मैम इसके साथ ही जो TS इलियट का जो एक आलोचना न्यू क्रिटिसिज्म है, उसको मैं हमारे जो प्रयोगवाद और उसके साथ ही जो नई आलोचना शुरू हुई है उसमें देख सकता हूँ। और एक एंटी पोएट्री जो मोमेंट पश्चिम में चला, वो भारत में भी एक कविता के रूप में उभर के आया, कविता के रूप में। यस मैम, इसमें देख सकते। ये बताइए, एक कहानी या नाटक होते हैं सुखांत, एक होते हैं दुखांत, एक प्रसादांत भी होते हैं, ये क्या है प्रसादांत शैली? मैम मैं प्रसाद जी, जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, उनके नाटकों के बारे में ये कहा जाता है कि इनके नाटक अंत में न तो सुख पे ख़त्म होते हैं न दुख पे ख़त्म होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए स्कंदगुप्त में जो देवसेना है और जो स्कंदगुप्त है, उनमें दोनों की स्थिति अलग अलग दिखाई गई है कि एक दुखी है, एक इसमें एक सुख का भाव भी आता है कि दोनों एक आपस में म्यूचुअल डिस्कशन के द्वारा उन्होंने डिसीजन लिया है कि हम अलग रहेंगे। और तो ये एक दुखांत होता है कि वो मिलना चाहते थे लेकिन मिल नहीं पाए। और सुकांत का है कि जो स्कंदगुप्त पूरे समय जिस चीज लड़ते रहे अपने राज्य के लिए, वो उन्हें मिल जाता है। तो इन दोनों की, सुकांत और दुखांत दोनों की हमें अनुभूति अंत में होती है, तो इसको प्रसादांत कहा गया है। प्रसादांत कहते हैं। ठीक है सर, से आपकी बात हो रही थी इंग्लिश को लेकर। हिंदी साहित्य के आप विद्यार्थी हैं, आपने अपने सिलेबस से इतर आज के समय में लिखे जाने वाले कोई हिंदी उपन्यास पढ़े? सॉरी मैम, मैं जो आजकल हिंदी में नॉवेल लिखे जा रहे हैं उनमें से कुछ आपने पढ़े हैं जो आज का मतलब वर्तमान समय में लिखे जा रहे हैं? मैम अभी तो मैं इतना समय नहीं पढ़े हैं। ठीक है, एक ट्रेंड देखा गया है कि जो वर्तमान समय में जो नॉवेल लिखे जा रहे हैं हिंदी में, उनमें कॉलेज की पृष्ठभूमि, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की पृष्ठभूमि या विश्वविद्यालयों की पृष्ठभूमि पे जो नॉवेल लिखे जा रहे हैं और बहुत यूथ में, युवाओं में बहुत पॉपुलर भी हो रहे हैं। yes, ma'am. लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो भाषा का मानक स्तर है उसको लेकर के यही बात आ रही है, जैसा कि आपने बताया yes, कि उसमें भाषा वो मानक स्तर की नहीं है। तो इसको साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते आप किस तरह से देखते हैं? मैम जैसे सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ा और इंग्लिश लैंग्वेज का प्रभाव बढ़ा है, तो मुझे लगता है कि हिंदी को भी उसके अकॉर्डिंग अब बदलने की ज़रूरत है। थोड़ा थोड़ा अपने आप को परिपक्वता भी लानी है, उसके साथ जो लोगों को पसंद भी आए। तो जैसा मैंने कहा था कि इंग्लिश वाला जो एक माध्यम बनी है इंग्लिश हिंदी में भी, तो उसको अपनाया जा सकता है मैम थोड़ा, क्योंकि हिंदी में हम देखते हैं कि जो पढ़ने का या पाठकों का करेज है वो कम हो रहा है, क्योंकि वो क्लिष्टता के साथ पढ़ा जाना थोड़ा दुष्कर भी लगता है लोगों को। तो अगर इंग्लिश के वर्ड अगर आज के लेखक यूज कर रहे हैं तो उसमें कोई इतना ज़्यादा समस्या मुझे नहीं लगती कि आनी चाहिए उसमें। अच्छा ठीक है, आपको मेडिटेशन करना पसंद है, आपने एक विशेष फॉर्म मेंशन किया मेडिटेशन का, क्या है ये? मैम आनापान मेडिटेशन। क्या होता है ये? मैम ये विपश्यना जो होती है उसी का प्रारंभिक रूप है आनापान, जिसमें हम आन यानी अंदर लेने वाली सांस और अपान यानी बाहर निकालने वाली सांस, इन दोनों पे कंसंट्रेट करते हैं और उन्हीं के माध्यम से हम श्वास के माध्यम से मेडिटेशन या उस स्थिति को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, एक गुण जो इस मेडिटेशन से आपके अंदर विकसित हुआ हो? मैम कंसंट्रेशन में मानता हूँ। थैंक यू मैम। मोहन, आप राजस्थान से हैं, ये बताइए रूप कंवर कौन थी? मैम रूप कंवर हमारी राजस्थान की अंतिम सती मानी जाती है। तो क्या इस तरह के प्रैक्टिसेस अभी भी प्रेवलेंट हैं? क्योंकि जो ये घटना हुई थी वो सती एबोलिशन एक्ट आने के बाद हुई थी। तो क्या आपको अभी भी इस तरह की घटनाएं वहाँ देखने को मिलती हैं? नहीं मैम, 1987 में घटना हुई थी, उसके बाद अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं देखी गई है कि सती हमारे राजस्थान में कोई हुई हो। राजस्थान अभी भी किस तरह की कुरीतियों से गुजर रहा है? मैम सामाजिक कुरीतियाँ इसमें ज़्यादा हैं, जैसे एक तो बाल विवाह है, एक दहेज प्रथा भी काफ़ी प्रेवलेंट है, इसके साथ ही मैम आटा साटा जैसी कुछ प्रथाएं भी होती हैं हमारे, और एक जो घूंघट प्रथा है, पर्दा प्रथा, उसमें भी मैं राजस्थान को मानता हूँ कि थोड़ा प्रेवलेंट रहा है। और इसके साथ क्या कारण है राजस्थान में इस तरह की कुरीतियों का होना? मैम इसमें कारण थोड़े मल्टी डायमेंशनल हैं। एक तो कारण है इसमें सामाजिक,
सामाजिक में जैसे हम देख सकते हैं कि जो महिलाओं की शिक्षा है वो सेंसस 2011 के हिसाब से लगभग 52% ही है। इसके साथ ही जो उनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कम है, क्योंकि PLFS को जो डेटा है उसमें भी उनकी पार्टिसिपेशन रेट काफ़ी कम है। इसके साथ ही मैम हमारे राजस्थान में आर्थिक स्थिति, क्योंकि लोग ज़्यादा डिपेंडेंट तो कृषि पे हैं, लेकिन कृषि इतना प्रोडक्शन देती नहीं है, तो लोग बाहर माइग्रेट करते हैं, और माइग्रेट करने के कारण जो मुख्यतः मेल माइग्रेट करते हैं, तो एक सुरक्षा के तौर पे अपनी बच्चों की शादी उनको ज़्यादा करने की उनका एक रिवाज देखा गया है। इसके साथ ही मैम जो NCRB का डेटा हाल ही में आया है उसमें देखा गया है कि जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है वो राजस्थान में लगभग 4% पिछले साल के मुकाबले बढ़े हैं। तो लोगों में एक सिक्योरिटी का भाव भी रहता है कि महिलाएं थोड़ी लाइबिलिटी के रूप में मानी जाती हैं, तो ये मुख्यतः कारण इसमें रहे। ठीक है, आपका हिंदी लिटरेचर है सब्जेक्ट। यस मैम। जब हम अपने देश को देखते हैं, भारत को देखते हैं, तो ये बहुभाषी है ना, इसमें विविधताएं हैं, डाइवर्सिटी है भाषा के आधार पर भी। पर फिर भी हम देखते हैं कि जब हम किसी भी एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो हम देखते हैं 3 लैंग्वेज फॉर्मूला ही कहा जाता है। यस मैम। ऐसा क्यों नहीं 2 लैंग्वेज, क्यों नहीं 4 लैंग्वेज, क्यों हम हमेशा 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पे ही बात कर रहे हैं? मैम जो त्रिभाषा फॉर्मूला है वो 3 भाषाओं को पढ़ाने पे जोर देता है, जो एक तो हमारे रीजनल लैंग्वेज हो ताकि जो कल्चरल डाइवर्सिटी है हम उसको सिक्योर कर सकें। दूसरी भाषा इसमें ये होनी चाहिए जो इंडिया को संपर्क भाषा के रूप में काम आए, जैसे हिंदी के लिए बोला जाता है कि संपर्क भाषा के रूप में काम आ सकती है। और तीसरी भाषा हम ऐसी चाहते हैं जो हम इंटरनेशनल लेवल पे भी यूज़ करें, जैसे अंग्रेजी है, ताकि हम इंटरनेशनल कंपटीशन को भी फेस कर सकें, और उसके साथ हम अपने जो डिविडेंड है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसका भी फ़ायदा ले सकें। तो मैम 2 भाषा के बजाय 3 भाषा इसलिए इसमें मुझे लगता है कि प्रयोग किया जा रहा है। भाषा और डेवलपमेंट का आपस में परस्पर संबंध है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, खासकर बौद्धिक विकास हम जिसे कहते हैं, है ना। तो जो लोग बोल नहीं पाते, क्या उनका बौद्धिक विकास नहीं हो पाता? नहीं मैम, भाषा बोल नहीं पाते, अगर वो सुनते भी हैं या किसी तरीके से समझ पाते हैं तो उस तरह से भी बौद्धिक विकास उनका हो सकता है। और आजकल कई माध्यम भी हैं जिसमें वो बिना कहे भी अपनी जो एक्सप्रेशंस हैं या अपने जो विचार हैं उनको व्यक्त कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि भाषा की केवल एक माध्यम है अपने कम्युनिकेशन करने का, उससे ज़्यादा अगर आपका कॉग्निटिव विकास होता है तो कई और माध्यम से भी विकास हो सकता है इसमें। ठीक है, थैंक यू मोहन। थैंक यू सर। ओके, मोहन जी, यस सर। वर्तमान में हमारे डिप्टी स्पीकर लोकसभा कौन है? सर अभी शायद नियुक्ति नहीं हुई है डिप्टी स्पीकर सर की। 16वीं लोकसभा में भी डिप्टी स्पीकर नहीं था। यस। 16वीं लोकसभा में स्टार्टिंग में था, 17वीं लोकसभा में तो बिल्कुल भी नहीं। ओके सर। क्यों नहीं है डिप्टी स्पीकर हमारे पास? क्या कारण है? किस तरीके का ये ट्रेंड बन चुका है? जी सर इसमें एक तो जो है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंडेशन या टाइमिंग फ्रेम नहीं किया गया है कि इतने समय में अगर आपके पास स्पीकर नहीं है तो वापस नियुक्त होना चाहिए। तो एक समस्या वहीं आती है कि आपकी नियुक्ति के लिए टाइम बाउंडेशन नहीं है इसमें। और दूसरा है कि जो विपक्ष और जो सरकार है उसके बीच भी काफ़ी मतभेद रहते हैं, और गवर्नमेंट का भी ये कहना है कि इतनी ज़रूरत अभी क्योंकि स्पीकर सर जो है वो काम कर रहे हैं और इतनी ज़रूरत अभी महसूस नहीं की जा रही है, तो ये उनका अभी मत रहा है। एक्सीलेंट। आप मुझे ये बताइए कि क्योंकि आपने मतभेद की बात करी, Yes. ऐसे मतभेद आम जीवन में भी बहुत ज़्यादा होते हैं। यस। मान लीजिए कल को आप प्रशासन में आते हैं और आपके सरकार के साथ किसी प्रकार के मतभेद हो जाते हैं, कैसे डील करेंगे उस चीज़ को? सर सिविल सेवकों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है वो सर्वोपरि है, और सरकार के साथ अगर मतभेद होते हैं किसी विचारों पे तो आपके व्यक्तिगत हो सकते हैं कि मेरा किसी चीज़ पे उनके साथ ना बने, तो मैं उनको पर्सनली उनके साथ कम्युनिकेशन कर सकता हूँ, और उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो मैं उस मुद्दे से थोड़ा दूर हट सकता हूँ, क्योंकि जो सरकार है वो लोगों द्वारा चुनी गई है और उनके द्वारा ही उनके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वो सर्वोपरि हैं सर। ओके, मोहन, आप मुझे एक बात और बताइए। यस। आप शेखावटी रीजन से आते हैं। जी सर। कोटा के बाद सबसे ज़्यादा कोचिंग का प्रेजेंस सीकर में है। जी सर। मुझे ये बताइए कि जो बढ़ते हुए सुसाइड हैं यस। भारत के अंदर, ये एक ऐसी दृष्टि पैदा कर रहे हैं जिसमें भारत का जो यूथ है
वो किसी कारण से ऐसे जंजाल में फंसता जा रहा है? और क्या कारण है कि इतना ज़्यादा सुसाइड हम लोग को देखने को मिल रहा है? आजकल हमारी शिक्षा प्रणाली में क्या कमी रह गई है? और सरकार एक तरीके से चेस्ट थंपिंग कर रही है, सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की कोशिश कर रही है एशिया में, पर हमारे बच्चे यहाँ दूसरी तरफ सुसाइड कर रहे हैं। क्या समाधान होना चाहिए इसके लिए? सर पहले तो मैं आपके जो पहला प्रश्न है कि क्या कारण रहे हैं इसके, सर इसमें एक तो सोशली कारण मैं देख पा रहा हूँ कि जो हमारे जो समाज रहा है, बच्चों में अब रोट लर्निंग की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है कि रोल बेस्ड लर्निंग के बजाय हम रोट लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और जो पारिवारिक जो एक बोझ की तरह शिक्षा को लिया जा रहा है कि हम हमारे जो सपनों को यही पूरा करेंगे, ये भी आजकल के परिवार में, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज़ बन रही हैं, उस वजह से भी इतना आप प्रेशर को, स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते हैं। इसके साथ ही सर आर्थिक कारण भी कई देखे जाते हैं कि आप इतनी कोचिंगों में फ़ीस भर के आते हो, उसके बाद आप असफल रह जाते हो, तो कहीं ना कहीं बच्चों पे एक मानसिक या साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बनता है कि हम भविष्य में कुछ नहीं कर पाए, हमने लगभग पैसों को या उनको उसका यूटिलाइज़ नहीं कर पाए सही से। तो ये मुख्यतः ये कारण है। और एक सर पीयर ग्रुप्स का भी प्रेशर रहता है कि आपकी कोचिंग में रैंक आती है, रैंक के हिसाब से आप पे प्रेशर बनता है कि मैं कम कर रहा हूँ, तो कोचिंग का भी मैं इसमें रोल देखता हूँ कि नहीं कर पाई है। और एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर भी हो सकता है कि क्या अभी तक हमने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई नहीं है, इफेक्टिव पॉलिसी बनाई नहीं है, जबकि ऐसे कार्य लगभग 5-10 सालों से कोटा में भी हो रहे हैं। अभी हाल ही में सीकर में भी ऐसे 1-2 इंसिडेंट हमें देखने को मिले हैं। मेरा आखिरी सवाल, अभी हाल ही में सरकार ने कोचिंग गाइडलाइंस जारी करी है। यस। 16 साल के कम के बच्चों को प्रवेश रोक दिया गया है। क्या ओपिनियन है आपका? क्या ये सही है, क्या ये गलत है? क्या समाधान होना चाहिए इसके लिए? क्या इससे सुसाइड कम होगा? आपकी क्या राय है? सर ये एक तो प्रारंभिक दृष्टया तो ये एक अच्छा कदम है, क्योंकि जो 12th के बाद या एकदम आप पास करते ही 16 वर्ष से कम उम्र में आ जाते हो, तो एक साइकोलॉजिकली आपका इतना डेवलपमेंट नहीं होता कि आप स्ट्रेस को मैनेज कर पाओ। तो ये एक अच्छा कदम माना जा सकता है गवर्नमेंट का, लेकिन केवल एज को अपन डिफाइन करके इस मुद्दे को नहीं रोक पाएंगे। हमें मल्टी डायमेंशनल थोड़ी अप्रोच अपनानी पड़ेगी सोशल लेवल पे। थैंक यू सर। मोहन, आपका जन्मदिन 14 फरवरी को आता है। जी सर। उस दिन एक तो पुलवामा अटैक हुआ, जी सर। एक वैलेंटाइंस डे है। यस। तो मुझे ये बताएं कि वैलेंटाइंस डे जैसे उत्सवों को मनाना, यस, या फिर जैसे आपने टाई पहनी है, मैंने टाई पहनी है, यस, टाई पहनना, ये वेस्टर्नाइजेशन है या मॉडर्नाइजेशन है? और इसे हमें वेलकम करना चाहिए, इससे मुक्त रहना चाहिए, बचना चाहिए? सर इसमें मॉडर्नाइजेशन ज़्यादा मानता हूँ। और दूसरा जो सवाल है कि हमें बचना चाहिए, अपनाना चाहिए, वेस्टर्नाइजेशन एक कल्चर है जो हमेशा हम देखते हैं कि पुरातन काल से भी चलता आ रहा है। और हम जो कल्चरल डाइवर्सिटीज़ हैं वो आपस में मिलती भी हैं जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन होता है, तो हमें इसका वेलकम करना चाहिए। लेकिन हमारे जो रूट्स हैं उनको भी हमें फॉलो करना चाहिए। उनको अगर सिक्योर करते हुए हम ऐसे मॉडर्नाइजेशन को अपनाएंगे तो काफ़ी अच्छे प्रभाव हमें देखने को मिल सकते हैं। IAS के इंटरव्यू में लगभग सब लोग टाई लगा के आते हैं, क्यों कुर्ता और पजामा पहन के नहीं आ सकते? इसमें क्या परेशानी है? सर इसमें मैं जो स्टार्टिंग जो सिविल सर्विसेज की हुई है वो मैं मानता हूँ कि अंग्रेज़ों के काल से ही हुई है। तो एक कल्चर तो मैं वहाँ से मानता हूँ कि उस समय से शुरुआत हुई है। और उसके बाद गवर्नमेंट ने भी, क्योंकि कुर्ता पजामा नॉर्दर्न इंडिया का ही लगभग ज़्यादा माना जाता है, साउथ इंडिया में थोड़ा अलग लुंगी टाइप में यूज़ होता है। तो वही पहनने क्या दिक्कत है? जी सर, पहना जा सकता है, लेकिन इस पर थोड़ा फिर डिबेट और ऐसे इशू हो सकते हैं, क्योंकि हमको सभी को एक जो परिधान है उसमें देखा जाना चाहिए और उसी में परखा जाना चाहिए। तो उस समय इंटरव्यू के टाइम ऐसा हो सकता है सर कि केवल जो हमारे जो ये कोट पैंट है उसको अलाउ करें हम। वैलेंटाइन डे के लिए कोई योजना है आपकी इस बार? सर अभी तो नहीं है। ठीक है मोहन, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, अब जा सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू। मैं कम इन सर? यस, बैठिए। थैंक यू सर। बैठिए। तो टेक्निकली आपका सेकेंड अटेम्प्ट है? यस। और नॉन टेक्निकली पहला है? यस। है ना? बहुत बढ़िया भाई। मेंस कैसा हुआ था? सर बढ़िया हुआ, मेंस बढ़िया हुआ। शानदार। जी सर। धुमा उठा दिया? सर जो सेकंड पे हिंदी का जो व्याख्या, इसमें 1-2 थोड़ा उस पर आशंकाएं हैं, और तो लगभग सही है। कितने नंबर की उम्मीद कर रहे हो मेंस में? सर अब 800 के आसपास तो हो जाए तो। 800? हाँ सर। हाँ, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। मतलब बचा नहीं, मतलब IAS बन गया इसका मतलब। जी सर। तो कोई चैलेंज है ही नहीं अगर 800 नंबर मेंस में है तो।
थैंक यू। 800 का मतलब है कि अगर आपके 160 आ गए तो आप आईएएस बन जाएंगे, है ना जी। और आज का इंटरव्यू आपका 190 के लायक है कम से कम। ओके, थैंक यू सर। और आप उन रेयर बच्चों में से हैं जिनके 200 प्लस मार्क्स 205 आ सकते हैं बिना किसी डाउट के, आराम से आ सकते हैं। थैंक यू सर। बहुत शानदार, ज़बरदस्त। पहले भी आपको ऐसा फीडबैक मिला ही होगा? हाँ, मैंने 1-2 कोचिंग्स में दिए हैं सर। हाँ, तो फीडबैक वही होगा आपका। एंट्री अच्छी है, ड्रेस बढ़िया है, बैठने का तरीका अच्छा है, इंट्रोडक्शन अच्छा है। मोहन को लेके हिंदी साहित्य से सवाल पूछे, वो आपने ठीक हैंडल के सारे के सारे। CAA को लेके मुझे लगा हल्का सा एक बार आपको क्लैरिटी कर लेनी चाहिए। ओके सर। उस एक सवाल को छोड़ के पूरे इंटरव्यू में हमें, जैसे आना पान को लेके हमें था कि पता नहीं कितना डिफेंड करेंगे, कर लिया। वैलेंटाइन वाला पूछा, वो भी कर लिया। सारे मेंबर से सारे सवाल जितने एरिया से पूछे गए, सोसाइटी पे, IR पे, टेक पे, पॉलिटी पे, सब बढ़िया सब। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप वेल रेड हैं, आपने हर चीज़ को बहुत तबीयत से पढ़ा है और तुरंत उसको रिकॉल करके आप सही जगह एकदम एग्जैक्ट आंसर दे पा रहे हैं। थैंक यू सर। कम्युनिकेशन में भी आपका फ्लो भी अच्छा है, आवाज़ का जो लेवल है वो भी अच्छा है, कॉन्फिडेंस भी अच्छा है। केवल एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि जिस मेंबर से बात कर रहे हैं सिर्फ उसको देखिए, बाकी मेंबर्स को देखने का प्रयास मत कीजिए। वो थोड़ा सा ना उससे नकलीपन आता है। ओके। मैं जानता हूँ कई इंस्टीट्यूट्स ने आपको कहा होगा कि ऐसा करो, द्वंद्व चल रहा है सर, पूरे बोर्ड से बात करो। नहीं, वो सब कहने की बातें हैं। ओके सर। प्रैक्टिकली ये बहुत मुश्किल होता है, जैसे हम अपने घरों में होते हैं, जब बात करते हैं उसी से बात करते हैं जी सर। सबसे कहाँ बात करते हैं। तो बोर्ड इस बात से ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है कि आप उसको नहीं देख रहे। अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो मैं भी कंफर्टेबल हूँ, सब लोग कंफर्टेबल हैं। जी सर। आप बीच में कहीं और देखेंगे तो मुझे भी अजीब सा लगेगा कि यार बात तो मैं कर रहा हूँ, देख कहीं और रहा है। ओके। और बाकी लोग जो सहज हैं उनकी सहजता भंग हो जाएगी क्योंकि उनको देखा जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो ऑब्जेक्टिफिकेशन जिसको हिंदी साहित्य में हम पढ़ते हैं ना, कुछ कुछ वैसी फीलिंग आती है। जी सर। तो अच्छा करने के चक्कर में खराब कर बैठना वो स्थिति बन जाती है। ओके। एक बस उस चीज़ को अवॉइड कर लीजिए। जी सर। CAA के मामले में सर ने जो कहा था, एक सिचुएशन देखे कि मान लो NRC हुआ, जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो तो बच जाएंगे, जो मुस्लिम्स हैं उनको हम, मतलब जो नॉन मुस्लिम्स हैं तो वापस आ जाएंगे, मुस्लिम्स हैं वो नहीं आ पाएंगे। तो उस पर ऐसा लगा कि थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए क्या एग्जैक्ट डिबेट से, क्योंकि CAA में आने का ऑप्शन सबके तो है नहीं। 3 देशों से, फिर जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हों कि 5 साल पहले वो आए थे, परसिक्यूशन थोड़ा साबित हो। तो ये लोग कह रहे हैं इतना आसान लिंक है नहीं इस चीज़ का, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स तो वैसे ही बहुत सारी हैं। NRC को अप्लाई करना अपने आप में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, अगर वैसा का वैसा अप्लाई करना चाहें जैसा हम सोच रहे हैं। तो वो एक प्रेशर बनाने वाली टेक्टिक ज़्यादा है, रियलिटी में उसको अप्लाई करना मुश्किल है। CAA को अप्लाई करना फिर भी काफ़ी आसान है, जो मेरा ख्याल हो भी जाएगा, है ना? जी। आपके मन में कोई सवाल किसी तरह का? सर एक तो हिंदी को है थोड़ा मेरे को, क्या अभी भी थोड़ा टेकल, जैसे आपने क्वेश्चन पूछे कि क्या क्या नाम, वो वाला मैं अभी तक कर नहीं पाया हूँ। मतलब सिलेबस को तो मैंने कंप्लीट किया है और आपकी जो क्लासेस हैं बस काफ़ी, वो मैंने देख लिए हैं लगभग। और आपने हिंदी में ठीक जवाब दिया, आपने ठीक से पढ़ा हुआ है हिंदी को। ओके, अच्छा पढ़ा हुआ है। और सर एक मेरा IPS पहली चॉइस है। तो फिर तो कोई बात ही नहीं रही। तो उस पे क्या क्या क्वेश्चंस आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कैसे कैसे क्यों बनना चाहते हो, IAS क्यों नहीं बनना चाहते हो? फिर ये कि IPS के रैंक्स शुरू से नीचे तक ऊपर तक क्या क्या होते हैं, कितने कितने साल में प्रमोशंस होती हैं, पुलिस रिफॉर्म्स क्या हैं, प्रकाश सिंह केस देख लेना। फिर अभी एक नया ट्रेंड आया है कई राज्यों में, स्पेशली उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अब नियम ये है कि अगर आपको किसी को DGP बनाना है तो UPSC 3 नाम भेजता है, उनमें से कुछ चुनना होता है। कई CM ये चाहते हैं कि हम 3 के चक्कर में क्यों पड़े भाई, तो DGP बनाते ही नहीं, एक्टिंग DGP बनाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में भी 4थे एक्टिंग DGP बने हैं, पिछले 2-3 साल से कोई DGP बना ही नहीं है। तो कई स्टेट्स आजकल ऐसे रास्ते निकाल रहे हैं, तो पुलिस रिफॉर्म्स में इस पर भी बात करनी होगी। और ये भी ठीक है कि अगर CM अपनी इच्छा से DGP नहीं बना पाएगा तो फिर CM से हम कैसे उम्मीद करें कि काम वो ठीक करेगा, ये भी एक सवाल आता है। तो पुलिस रिफॉर्म्स, फिर पुलिस के जो पर्सनल हैं, ऐसा माना जाता है कि 50% ऑफ पुलिस मैन एंड पुलिस वीमेन आर साइकोलॉजिकली इल। तो उस पर 1-2 रिपोर्ट्स देख लीजिए, कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं, ताकि उनके बारे में आप जी सर ऑथेंटिक बात कर सकें। जी सर।
एक किताब हमने पब्लिश की थी, दृष्टि से पब्लिश हुई थी, हौसलों का सफर उसका नाम है। हाँ, वो आईपीएस ऑफिसर्स की कहानी है। उसमें देश के सबसे शानदार 13 आईपीएस ऑफिसर्स की कहानियां हैं पूरी, उन्होंने क्या क्या किया जिंदगी में। ओके सर। मौका मिले, कब है इंटरव्यू पर यूपीएससी में? सर 7 फरवरी को। आज है 2-5 दिन है ना, एक रेफरेंस के तौर पर देख लीजिए। ओके सर। कम से कम आपको पता हो कि आईपीएस क्या कर सकता है, किस आईपीएस लोगों ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। ओके। तो उसमें किरण बेदी भी हैं, केपीएस गिल भी हैं, और शिवनंदन हैं जिन्होंने मुंबई में पूरा जो गैंग वॉर खत्म किया था। मुंबई तो एक गैंग पर कैपिटल बन गई थी ना, उसको ठीक करने वाले आदमी भी हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, एक नज़र उनको देख लीजिए। ओके सर। ये डोवाल साहब भी हैं, हाँ, उनकी कहानी भी है, तो एक नज़र देख लीजिए। ठीक है। रोल मॉडल्स आपके ना बड़े क्लियर होने चाहिए कि मैं आईपीएस क्यों बनना चाहूँ, आप बता सके कि सर मैं वैसा आईपीएस बनना चाहता हूँ। सर मेरे रीजन लाइक मैं डिफेंस से रहा हूँ, तो थोड़ा एक लिंक बनता है, लिंक वो है। हाँ, लेकिन वो अकेला लिंक ना दिखे, ऐसा दिखे कि आप कुछ और भी योजनाएं हैं। ओके। 1-2 ऐसे आईपीएस जिन्होंने सोशल फील्ड में भी अच्छा काम किया हो, मतलब पुलिस से बाहर निकल के। एक आरएस प्रवीण कुमार शायद नाम है, तेलंगाना हाँ, कैडर के आईपीएस है, उन्होंने एजुकेशन बड़ा अच्छा काम किया है, वो एक बार देख लीजिए उनकी केस स्टडी। शायद वही आईपीएस हैं जिन्होंने एक सरकारी स्कूल की बच्ची को माउंट एवरेस्ट तक भेज दिया था। उस पर एक फिल्म है उसी कहानी पर, फिल्म का नाम मैं भूल रहा हूँ भाई, आप चेक करना, ये एक ही आईपीएस है, 2 अलग अलग लोग हैं। ठीक है सर, पता लग जाएगा आपको। ओके सर। आईपीएस तो कोई चैलेंज है नहीं, अगर आप 800 पे हैं तो आईपीएस तो मतलब वो परोस के आपको ऐसे खिलाएंगे कि लीजिए। सर अब पेपर तो अब सही हुए हैं, क्वेश्चन कोई छूटा नहीं है और लगभग क्वालिटी भी अच्छी थी, बट आईपीएस चैलेंज है ही नहीं भाई, आईपीएस तो आपको होम कैडर के साथ मिलना चाहिए, कोई मतलब ही नहीं उसमें तो। सर एक्चुअली मैंने होम कैडर भी नहीं लिया, नहीं कौन सा नंबर उन पे? सर मैंने 0 कर दिया, और राजस्थान को, और एग्बर्ट पहले पे है। एग्बर्ट है ना, तो एग्बर्ट में सीट्स आमतौर पे होती हैं, तो चांसेस है कि मिल जाना चाहिए। तो इसका सर डिफेंड कैसे करें कि आपने राजस्थान को क्यों नहीं लिया? सर राजस्थान में मेरी फैमिली सर्कल इतना बड़ा है कि वहाँ मैं हमेशा इस दबाव में रहूँगा, मतलब परिवार परिचित, तो मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ भी काम करूँ इस दबाव से मुक्त होकर अच्छे से काम करूँ, तो इस वजह से। और नहीं तो फिर ये कि मेरा परिवार इस बीच में काफ़ी हद तक दिल्ली में सेटल हो गया है, और भविष्य में पेरेंट्स दिल्ली में ही रहने वाले, तो मैंने फिर एग्बर्ट को नंबर 1 पे रखा है। ओके सर। यही 2 रीजंस बन सकते हैं इसमें। पहले वाला थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, डिबेट हो सकती है, हाँ वो तो। दूसरे वाला बहुत सेफ है, अगर ऐसा कुछ सच हो। अगर आपके पेरेंट्स या फैमिली के लोग दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में शिफ्ट हो ही रहे हो, तो दिल्ली इज बेटर, ओके, इसलिए भी रख सकते हैं। ठीक है। और सर इसमें डाइवर्सिटी का बोल सकते हैं? डाइवर्सिटी है, वो फायदा है। हाँ, लेकिन होम कैडर को छोड़ के उसको भरा तो वो बहुत जस्टिफाई शायद ना हो। हालांकि ये बड़ी बात है होम कैडर ना चूज करना। आप कह सकते हैं कि सर मेरा मन ये रहे कि मैं सिविल सर्विस में रहूं तो पूरे देश को जान सकूं, तो राजस्थान में तो मैं रहा ही हूँ बहुत समय तक। और आगमुट में सबसे अच्छी बात है कि इसमें केवल दिल्ली नहीं है, अरुणाचल प्रदेश भी है, गोवा भी है, और सारी यूटीज़ हैं, अभी तो जम्मू कश्मीर भी है। तो पूरे देश को जानने का और काम करने का इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं। तो सिर्फ इसलिए मैंने आगमुट भरा क्योंकि मैं पूरे देश में घूम घूम के काम करना चाहता हूँ, किसी एक स्टेट में बदलना नहीं चाहता हूँ। ये अपने आप में ठीक है, जस्टिफिएबल है। ठीक है सर, ये सही रहेगा, है ना? ठीक। इन एडिशन टू दिस आप कह सकते हैं कि मेरे परिवार के काफ़ी मेंबर्स दिल्ली और आसपास रहते भी हैं, तो दिमाग में ये भी था कि इसमें रहूंगा तो दिल्ली में काफ़ी समय रहूंगा ही, तो सबसे मिलना भी होता रहेगा। हाँ ठीक है सर, ये 2 रीजन में स्टार्टिंग करता हूँ। ठीक है सर, तो हो गया सर। आईपीएस हो तुम चिंता मत करो, एकदम जाओ और जल्दी से वर्दी सिलवाओ अपनी, मतलब वर्दी वो सिलवा के देंगे। ठीक है सर, ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।